कल मैंने आपको जो बहुत सारा गाना सुनाया था भैया कि देखो ये जो भी हम बात करते हैं, ये जो भी हम कुछ पढ़ते हैं, ये बड़ी सारी रिसर्चेस से होकर निकला है। ये एक दिन में एटॉमिक मॉडल नहीं आ गया, एक दिन में नहीं मालूम पड़ गया एटम क्या है, और अभी भी स्टिल उसके बारे में जानकारी निकालना बाकी है ना। तो एक दिन में नहीं मालूम पड़ गया कि एटम क्या है। पहले डाल्टन आया, थॉमसन आया, फिर उसके बाद में हमने क्या देखा था कल, थोड़ा सा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा था। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से एक चीज़ कंक्लूड हुई कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के भीतर नहीं होते या एटम में बिखरे हुए नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर होते हैं और वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये हमने कल देखा था। रदरफोर्ड के मॉडल ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों घूम रहे हैं। जब ये बात सुनी मैंने कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों घूम रहे हैं, तो फिर एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्यों घूम रहे हैं। वाई इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने बोल दिया इलेक्ट्रॉन्स भाई बिखरे हुए नहीं पड़े हुए, जैसे सीड्स बिखरे हुए होते तरबूज में वैसे बिखरे हुए नहीं है। वो तो पूरा का पूरा जो मास है वो सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, और उसके चारों इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ये रदरफोर्ड ने बोल दिया, ठीक है। रदरफोर्ड से ये पूछा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्यों घूम रहे हैं, वाई इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड के पास में इसका कोई आंसर नहीं था। ही वॉज नॉट एबल टू गिव द रिप्लाई वाई इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। क्योंकि फिजिक्स ये कहता है कि अगर कोई किसी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो वहाँ कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए। देयर मस्ट बी सम फोर्स ड्यू टू विच, बाय वर्च्यू ऑफ विच, बिकॉज ऑफ विच बॉडी सर्कल में घूमेगी। मैं एक पत्थर को लूँ और ऐसे ही फेंक दूँ तो वो क्या घूमने लग जाएगा? नहीं। लेकिन उसी पत्थर को मैं धागे में बांधूँ और धागे में बांध के ऐसे घुमाऊँ तो वो घूमेगा। उसको हम बोलते हैं, हमारी देसी भाषा में, हमारे यहाँ की भाषा में बोलते हैं हम लोग लंगर। लंगर घुमा रहा हूँ मैं, ठीक है। पत्थर को मैंने धागे में बांधा और धागे में बांधने के बाद में मैं ऐसे घुमा रहा हूँ तो वो घूम रहा है। लेकिन अगर उसी पत्थर को मैं ऐसे छोड़ दूँ तो क्या वो घूमता है? नहीं। धागे में बांधूंगा तो घूमेगा, और उसके बाद में भी एक सर्टेन मिनिमम वेलोसिटी मुझे देनी पड़ेगी। अगर उससे कम वेलोसिटी दूंगा तो वो नहीं घूमेगा। बोलो। अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो ऐसे उसकी मर्जी आई कि मैं सन के चारों चक्कर लगाऊं? नहीं। कोई कारण होगा ना कि अर्थ सन के अराउंड घूम रही है। मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है तो क्या ऐसे ही घूम रहा है? पागल हो गया मून? नहीं, एक कोई कारण होगा। हमारी देसी भाषा में हम बोलते हैं जिसको कारण, हमारी भाषा में हम लोकल लैंग्वेज में हम बोले तो भैया देयर मस्ट बी सम रीज़न ना, जिसके कारण कोई बॉडी सर्कल में घूमेगी। बिना किसी कारण के कोई किसी के चक्कर लगाता है क्या? जॉर्डी को एकदम दिमाग में अटैक करी बात। बिना कारण के कोई किसी के चक्कर नहीं लगाता। कई बार लोग किसी के घर के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो चक्कर का कोई क्या होना चाहिए? चाहे जिसके घर के चारों चक्कर लगाए भी नहीं जाते, कोई खास, बहुत ही खास होता है, उसके चारों ओर चक्कर लगाए जाएंगे। ठीक है भैया। साल भर तक क्या होता है, हम किसी के घर के चक्कर लगाते हैं, फिर आखिरी में मंदिर में चक्कर लगाते हैं भगवान के कि भगवान साल भर तक मैंने गलत परिक्रमा करी, अब मैं सही परिक्रमा पर आया हूँ, तो कृपया भगवान मेरे को पास करा दो, मेरा IIT में सिलेक्शन करा दो, मेरे को एम्स में भिजवा दो। तो भगवान बोलते हैं कि बेटा अगर ऐसा ही होता तो मैं खुद IIT में नहीं पहुँच जाता, मैं खुद एम्स में नहीं पहुँच जाता। ठीक है। हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में भगवान के चारों चक्कर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं भैया? अरे बोलो। मंदिर के चारों ओर परिक्रमा की जाती है, ठीक है। तो वो परिक्रमा क्यों की जाती है? क्योंकि हम भगवान को किसी ना किसी रूप में क्या हो रहा है, मना रहे होते हैं। भगवान हमारी बात मान जाओ, हमारी बात मान जाओ। ऐसे किसी के घर के चक्कर भी लगाए जाते हैं तो अपन किसी को मना रहे होते हैं, दूसरी भाषा में बोलो तो पटा रहे होते हैं। ठीक है भैया। अभी इधर आ जाओ। तो देयर मस्ट बी सम रीज़न। तो भैया रदरफोर्ड से पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्यों घूम रहा है, बताओ। बोर के पास इसका आंसर ही नहीं, वो रदरफोर्ड के पास इसका आंसर ही नहीं। तो इसका आंसर किसने दिया? बोर ने दिया। बोर ने बोला मैं बताता हूँ वाई इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। कोई भी बॉडी अगर सर्कल में घूम रही है तो हम हमारी भाषा में बोलते हैं एक कोई कारण होगा, कोई कॉज होगा। फिजिक्स की लैंग्वेज में उसे फोर्स बोला जाता है। फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है उसे? फोर्स। और वो भी कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो साहब ये न्यूक्लियस है जिस पर है पॉजिटिव चार्ज, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा है। उसके चारों ओर कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन सर्कल में क्यों घूम रहा है?
मैं बार बार बोल रहा हूँ, रदरफोर्ड के पास में इसका आंसर नहीं था, क्योंकि फिजिक्स से बोलता है कि भैया कोई कारण हो ना, कोई फोर्स हो ना जो घुमाएगा, और वो फोर्स कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर इसलिए घूम रहा है क्योंकि उसको घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, उसे घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से मिलता है। दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, दे बोथ आर अपोजिटली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच कौन से फोर्स से मिलता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम क्या बोला करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे मासेस के बीच में फोर्स लगता है, दैट फोर्स यू कॉल एज ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स को तुम क्या बोलते हो? मासेस के बीच में लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? इसी तरह से दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम क्या बोला करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बोर बताता है कि इलेक्ट्रॉनों को घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच कौन से फोर्स से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलता है। ठीक है, लिखिए बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल हेडिंग डाल लीजिएगा पहले। बोर्स एटॉमिक मॉडल, इसमें अलग अलग पॉस्टुलेट्स पढ़ने को मिलेंगे, अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। तो पहला, सेंट्रीपिटल फोर्स required for the circular motion of electrons, centripetal force required for the circular motion of electrons, centripetal force required for the circular motion of electrons is provided by, centripetal force required for the circular motion of electrons is provided by electrostatic attraction between nucleus and electrons. Electrostatic force required for the circular motion of electrons is provided by electrostatic attraction between nucleus and electrons. Electrostatic force required for the centripetal force required for the circular motion of electrons is provided by electrostatic attraction between nucleus and electrons. ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो इलेक्ट्रॉनों को घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलता है। बोलो, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है मैं बता रहा हूँ, सुनना। ये एक चार्ज है Q1 और ये एक चार्ज है Q2 और इनके बीच की दूरी कितनी है? R है। देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2। इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो होता है K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंटू Q1 Q2 अपॉन क्या? R स्क्वायर। यहाँ ये जो K है इस K को हम क्या कहते हैं? इस कांस्टेंट को हम बोलते होते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, समानुपातिक नियतांक। इसकी वैल्यू कितनी होती है जरा समझना। इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। और इसकी वैल्यू आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। मैं एक एक बात का मतलब बताता हूँ, डोंट वरी, कोई भी चीज़ ऐसे तुम्हारे सामने नहीं होगी जो तुमको नहीं मालूम होगी। 4 पाई तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ये जो लिखा है इसको हम क्या पढ़ा करते हैं? एप्सिलॉन। जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा होता है ना सर, वैसे ही एक, जैसे अपन ने कल रो के बारे में बात करी थी, एप्सिलॉन बोला जाता है इसको, एप्सिलॉन 0, ठीक है। ये एप्सिलॉन और ये क्या? एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट बोला करते हैं। ये क्या होता है?
इसे हम कहते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ एयर, ऑफ वैक्यूम, इसे परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम या फिर क्या बोलते हैं, फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस, ठीक है। ये कितनी होती है अगर इससे देखा जाए तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आएगी 1/4 पाई मल्टीप्लाई विथ 9 × 10⁹। अरे एप्सिलॉन इधर चला जाएगा तो ये बटे में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करोगे सो दैट यू विल गेट 8.854 मल्टीप्लाई विथ क्या, और यूनिट क्या बनेगी इसकी, कूलम स्क्वायर अपॉन क्या, बोलो, ठीक है। अरे कहिए, तो ये के जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू इतनी होती है। ये कौन सा फोर्स है, एफ जो है वो कौन सा फोर्स है, दिस फोर्स वी कॉल एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हो इसे, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर कोलंबियन फोर्स कहा जाता है। दिस फोर्स वी कॉल एज इलेक्ट्रोस्टैटिक और कौन सा, कोलंबियन फोर्स। समझ गए। तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है तो उसे घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलता है। ये पहला स्टेटमेंट है। अब मसला ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। अब मसला ये है कि वो होता कितना है, तो वो तुम्हारे सामने लिखा है, ठीक है, करिए। तो ये दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब देखो, ये तुम्हारे पास में न्यूक्लियस, माना कि न्यूक्लियस में जड़ प्रोटॉन्स हैं। कितने प्रोटॉन्स हैं भैया, माना कि एटॉमिक नंबर जड़ है। अब अगर एटॉमिक नंबर जड़ है और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अगर मैं ई मान लूँ, कितना चार्ज मान लिया मैंने इलेक्ट्रॉन पे, तो प्रोटॉन पे भी चार्ज कितना होगा, ई होगा। माना कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, सुनाई कम पड़ता है मेरे को, माना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई है तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा, वो भी ई होगा। बस माइनस प्लस का अंतर होता है। सो अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन पे ई है तो प्रोटॉन पे भी ई, तो न्यूक्लियस पे चार्ज कितना हो गया, जेडी। क्यों, क्यों भैया, हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इनसाइड द न्यूक्लियस, जड़ प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का चार्ज ई तो जड़ प्रोटॉन्स का चार्ज जेडी, और न्यूट्रॉन पे चार्ज होता ही नहीं है। तो न्यूक्लियस पर जो भी चार्ज होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होगा, प्रोटॉन के कारण। बोलो, न्यूक्लियस पे सारा का सारा चार्ज किसके कारण होगा, सिर्फ प्रोटॉन्स के कारण होगा सर, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस पे चार्ज हो गया जेडी, उसके चारों ओर घूम रहा है यहाँ पर कौन, उसके चारों ओर यहाँ पर कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये रहा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इस ऑर्बिट की रेडियस मैंने कितनी सपोज कर ली, बोलो, जिस सर्कल में वो घूम रहा है सर्कल की रेडियस मैंने कितनी सपोज कर ली, तो यहाँ रेडियस मैंने आर सपोज कर ली, ठीक है। मैं कुछ एक बातें एज्यूम कर रहा हूँ। लेट ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। बोलो, ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। सुनाई नहीं दिया मुझको, बहुत बढ़िया, ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आ गया। जड़ क्या है, जड़ क्या है यहाँ पर, एटॉमिक नंबर मतलब क्या, प्रोटॉनों की संख्या। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ही तो जड़ प्रोटॉनों पे चार्ज कितना होगा, जड़ ही है।
और बोर का पहला पोस्टुलेट क्या बोलता है? बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बोल रहा है? बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट बोल रहा है इलेक्ट्रॉनों को घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है Fc, जिससे अपन Fc से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहा जाता है। इसे कुछ लोग सेंट्रीपिटल भी बोलते हैं, कभी कभार हम लोग इसको भैया रेडियल फोर्स भी बोलते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉनों को घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, जो रेडियल फोर्स चाहिए, वो किसके बराबर होता है? वो होता है mv² अपॉन r, mv² अपॉन r। ठीक है, m क्या है यहाँ पर? किसका मास? जो घूम रहा है। m यहाँ पर किसका मास है? जो घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन का मास। v क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच, एक चार्ज है Ze, एक चार्ज है E, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलता है। ये कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? किसके बराबर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स? m मास बॉडी का, v बॉडी की स्पीड और r सर्कल की रेडियस, जिस सर्कुलर पाथ में वो घूम रहा है। तो वो किससे मिलता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है? Q1 Q2। अब एक चार्ज कितना है? Ze। अरे है कि नहीं है? और एक चार्ज कितना है? E है। तो Q1 × Q2 अपॉन 4πε0 उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। और बाई चांस डिस्टेंस कितनी होगी? जो सर्कुलर पाथ की रेडियस है। अरे बोलो ना। अब यहाँ पे क्या होगा? इस r से r क्या हो गया? कैंसल हुआ। तो mv² इज इक्वल टू कितना आ गया? Ze²। क्या आया? इससे मैंने कौन सी इक्वेशन नाम दे दिया? फर्स्ट। इससे मैंने कौन सी इक्वेशन नाम दे दिया? कुछ नए नए तुम्हारे पास में बातें आने वाली हैं भैया। m बॉडी का मास है, v बॉडी की स्पीड है, r सर्कल की रेडियस है। बोर बोलता है भैया, रदरफोर्ड से पूछा कि क्यों घूम रहा भैया बता, तो रदरफोर्ड ने बोला मेरे को नहीं मालूम। बोर बोला मैं बताता हूँ भैया। उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर इसलिए घूम रहा है क्योंकि उसको घूमने के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए था वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कौन से फोर्स से मिला? सेंट्रीपिटल फोर्स से। बोलो, समझ गए? सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिला? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, जो कि होता है Q1, जो पहला चार्ज है Q। ये भाई न्यूक्लियस में जड़ प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का चार्ज ही, तो जड़ प्रोटॉन का चार्ज जड़ ही, और बाई चांस न्यूट्रॉनों पे कोई चार्ज होता नहीं, तो अल्टीमेटली न्यूक्लियस पर जो भी चार्ज है वो सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉनों के कारण ही है। बोलो, तो Q1 Q2 अपॉन 4πε0 r²। हाँ जी, इसको सिंप्लीफाई करा तो यहाँ पहली इक्वेशन ये बनकर आई। ठीक, करिए। हो गया? इलेक्ट्रॉनों को घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिला। बोलो, जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए था भैया वो इससे मिला। सुना मेरी बात ध्यान से, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात यहाँ आती है, भाई क्यों घूम रहा है वो बता दिया। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर कहाँ घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों घूम रहा है, क्यों घूम रहा है वो बोर ने बताया। अब बोर ने एक और बात बताई कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर कहाँ घूमेगा। बोले सर न्यूक्लियस के चारों ओर कहाँ घूमेगा, तो बोले सर उसके ऑर्बिट में घूमेगा। हम यही जानते हैं कहाँ घूमता है इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट में। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट में घूमता है, बात समझ में आती है मेरे को कि ऑर्बिट में घूमता है, लेकिन ऑर्बिट कहाँ है वो तो बताओ। ऑर्बिट कोई ऐसी सड़क है जिस सड़क पर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है? जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो भैया सड़क पर गाड़ी चलाएंगे हम? अरे कहिए, हम गाड़ी जो है वो सड़क पर चलाएंगे। तो ऑर्बिट
जो है वो ऐसा कोई रोड है क्या जिस रोड पे इलेक्ट्रॉन चल रहा है? जैसे इलेक्ट्रॉन कोई मोटरसाइकिल है और वो एक हाईवे, एक रोड बना हुआ है, उस रोड पर बाइक चल रही है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं भाई, न्यूक्लियस के चारों ओर इनफाइनाइट स्पेस है, समझना। न्यूक्लियस के चारों ओर इनफाइनाइट स्पेस है, न्यूक्लियस के चारों इनफाइनाइट स्पेस है। ऐसा भी कोई जगह है, ऐसी 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 भी कोई जगह है कि नहीं साहब? बताइए, ऐसी भी कोई जगह है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है? इनफाइनाइट स्पेस है, उसमें से कहाँ घूमेगा इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन बोले ऑर्बिट में घूमता है। पहली बात तो ये समझ लो, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं घूमता है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं घूमता। सबसे पहला रेक्टिफिकेशन तो ये कर लो तुम्हारे कॉन्सेप्ट का। इलेक्ट्रॉन डज नॉट रिवॉल्व इन ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जहाँ घूमता है उसे ऑर्बिट कहते हैं, दोनों में डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं घूमता। जैसे हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं सड़क पर, ठीक है, हवाई जहाज वो सड़क पर चल रहा है क्या? हवाई जहाज जिस रास्ते पर जा रहा है वही उसकी सड़क है। भाई हवाई जहाज इनफाइनाइट स्पेस है ऊपर हवा में, चाहे जहाँ चल ले, क्या दिक्कत? इनफाइनाइट स्पेस है भैया, कहीं भी चल जाए, क्या दिक्कत है? नहीं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर पाथ होता है, उसी पे ही चलता है हवाई जहाज। अभी जैसे कल की बात है, इंडिया को कोई एरोप्लेन था, वो पाकिस्तान की जो वायु क्षेत्र है उसका, जो एयर रेंज है उसकी, उस एयर रेंज में 2 बार इंटर हो गया था वो। तो फिर उसको अमृतसर में लैंडिंग करनी पड़ी उसको, क्योंकि वो तो उड़ा देते, देर लगाते हवाई जहाज को। उनकी रीजन में गया है विदाउट परमिशन, तो वो तो गोला फेंकते और हवाई जहाज खत्म हवा में। ये होता है, ये प्रैक्टिकली आपको पर्टिकुलर कन्फाइंड रीजन होता है, उसी में चला जा सकता है, चाहे जहाँ नहीं चला जा सकता। आ रही बात समझ में? कुछ स्पेस डिफाइंड होता है, वरना इनफाइनाइट स्पेस है। जैसे बीच में एक बार ऐसा हुआ था, इंग्लैंड के आसपास कहीं पर जो है वो ज्वालामुखी फूटा था, ज्वालामुखी फूटा कहीं पर। तो जो मतलब वर्ल्ड के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में है हीथ्रो एयरपोर्ट, लंदन का जो एयरपोर्ट है वो, तो वहाँ तकरीबन महीने भर तक फ्लाइट्स बंद रही, क्योंकि वो जो ज्वालामुखी फूटा तो उसी के ऊपर से उनका एयर रेंज होती है, उसके ऊपर से हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में जाना होता है, नहीं जा पाएगा क्योंकि ज्वालामुखी की आग जो है वो उस लेवल तक पहुँचती है। तो ऐसा क्यों नहीं कर लिया कि अगर यहाँ ज्वालामुखी फूट रहा है तो उसके आसपास से कहीं से निकल जाए? भाई उसके आसपास से कहीं से निकल जाए, इनफाइनाइट स्पेस है ना, वहाँ नहीं। तो एक काम करो, 100 किलोमीटर दूर से निकाल दो उसको, क्या दिक्कत है? 100 किलोमीटर तो बहुत बड़ा रेंज होता है ना, कोई छोटा मोटा थोड़ी ना होता है, पर फिर भी नहीं निकलता। ऐसे तुम्हें बताओ रशिया और अमेरिका का, तुम अगर ग्लोब पर देखोगे तो बहुत पास पास में हो, पास पास में। लेकिन अगर रशिया से अमेरिका प्लेन जाना है तो वो रशिया से अमेरिका डायरेक्ट नहीं जाता, ये रशिया और अमेरिका ही पास पास में, यहाँ से डायरेक्ट नहीं जाता, उसको पूरा घूम के जाना पड़ता है। मालूम होगा तुम्हारे को शायद ये, उसको पूरा ग्लोब का चक्कर लगाना है और उसके बाद पहुँचना है उसको। और दोनों तुम्हें मालूम है बिल्कुल एकदम इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होता है और मैं बिल्कुल एंटी चलती है उनकी। रशिया और यूएस में बड़ी फाइट है, बड़ी वाली फाइट है बिल्कुल, दोनों पावर्स ऑफ वर्ल्ड है, बिल्कुल बिग पावर्स है दोनों। तो क्यों नहीं चला जाता भाई? इतनी छोटी सी, कितना डीजल बचेगा? पर कुछ डिफाइंड रीजियंस है, वहीं हवाई जहाज चल सकता है, चाहे जहाँ नहीं चल सकता। एज सच हवाई जहाज के लिए इनफाइनाइट स्पेस है, और इतने किलोमीटर की हाइट पर चलना है कि वहाँ तक तो कोई पहाड़ वहाड़ भी नहीं आएगा कि हम बोले रास्ते में कोई पहाड़ आ जाएगा तो उससे टकरा जाएगा, इसलिए चाहे जहाँ से नहीं चलता। अरे 35,000 फीट की हाइट पर जा रहा है वो, 35,000 फीट की हाइट पर जा रहा है। तो 35,000 फीट की हाइट पर तो कोई पहाड़ी नहीं है ना, है क्या कोई पहाड़ी? नहीं है, फिर क्यों नहीं चल जाता? सर्टन कन्फाइंड डिफाइंड रीजियंस होते हैं, वहीं चल सकता है। बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ भी चल सकता था, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी चल सकता था। नहीं, इन सब में नहीं चला वो यहाँ नहीं चला, वो यहाँ नहीं चला, वो यहाँ नहीं चला, वो यहाँ नहीं चला, वो केवल यहाँ चला, वो यहाँ नहीं चला। तो ऐसा क्यों? चाहे जहाँ क्यों नहीं चल पा रहा? कुछ सर्टन रीजन में यहीं जा पा रहा है इलेक्ट्रॉन और कहीं नहीं। तो बोर बताता है कि इलेक्ट्रॉन केवल वहीं सर्कुलर पाथ में घूमेगा जहाँ, अब आ रहा है सेकंड पोस्टुलेट। कौन सा पोस्टुलेट आ रहा है? सेकंड। पहला पोस्टुलेट अपन ने लिख लिया, ठीक है।
अब ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन केवल वहीं घूमेगा जहां इसका क्या, एंगुलर मोमेंटम, जहां उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना उसे एल से या जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आपको पता होगा एक लीनियर मोमेंटम होता है, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, मास और स्पीड का प्रोडक्ट, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, उसे हम बोलते होते हैं लीनियर मोमेंटम। अनुभव ध्यान दो इधर, तो वो लीनियर मोमेंटम है। यहाँ एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर। एम क्या है, मास है, वी क्या है, स्पीड या वेलोसिटी, आर क्या है, सर्कल की रेडियस। तो ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन केवल वहीं सर्कुलर पाथ में घूमेगा जहां उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। कौन सा मल्टीपल हो, इंटीग्रल मल्टीपल। सुनना ध्यान से, आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तुम्हें मालूम है मैं इतना रूट से चलता हूँ कि मेरे से ज़्यादा रूट से कोई हो नहीं सकता, मैं पक्की बात बोल रहा हूँ। मतलब जो स्कूल लेवल में पढ़ाता है वो भी उतना रूट लेवल पर नहीं जाएगा जिस लेवल पर मैं जाता हूँ, जबकि मैं कहीं ऊंची एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम है जिसे काहे से रिप्रेजेंट करते हो, या फिर किससे, एम क्या है यहाँ पर, वी क्या है यहाँ पर, आर क्या है सर्कल की। तो बोर बोलता है कि इलेक्ट्रॉन केवल वहीं घूमेगा जहां उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। n क्या है यहाँ पर, इंटीजर, जिसकी वैल्यू होती है 1 सर, इसकी वैल्यू होती है 2 सर, 3 सर, 4 सर, ऐसे इन्फाइनाइट तक कुछ भी ले सकते हो। और h जो है वो यहाँ पर क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक। h है यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड। यह है प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। बोर बोलता है कि इलेक्ट्रॉन चाहे जहाँ नहीं घूमेगा, इलेक्ट्रॉन केवल वहीं घूमेगा जहाँ उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। एन यहाँ पर क्या है, इंटीजर। तो आपने h/2π, 2 तो 2 है, पाई तो पाई है, h जो है यहाँ पर एक नया टर्म आ रहा है जिसे हम क्या बोलते होते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन केवल वहीं घूमेगा रे बाबा जहाँ उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का क्या हो, इंटीजर मल्टीपल। n क्या है यहाँ पर, इंटीजर, जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और इसे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में एक और तरह से बोलते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड है। क्या है वो, क्या है, क्वांटाइज्ड। ये क्वांटाइज्ड क्या होता है, क्वांटा का मतलब होता है बंडल, इंटीजर। क्वांटा का मतलब क्या होता है, बंडल होता है, गुच्छा, ठीक है। हम क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्वांटम फिजिक्स। अगर तुमको एस्ट्रोनॉमी में बड़ा इंटरेस्ट है तो तुम्हें क्वांटम फिजिक्स ही पढ़ना है। तुम्हें इंजीनियरिंग में पढ़ने को मिलता है क्वांटम फिजिक्स। जो मैंने मॉडर्न फिजिक्स बोला तुमको, मैंने कल भी बोला था कि ये चैप्टर फिजिक्स का ज़्यादा है, मॉडर्न फिजिक्स तुमको पढ़ने को मिलता है, तो वहाँ इसके बारे में भर भर के तुमको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है भैया। ये जो बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे हो, ये अभी हम 11th क्लास के केमिस्ट्री के कोर्स में देख रहे हैं, यही 12th क्लास के फिजिक्स में भी आता है, समझे। तो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ घूमेगा जहाँ उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, क्वांटाइज्ड रहेगा। क्या रहेगा, क्वांटाइज्ड मतलब बंडल रहेगा। मतलब व्हेन वन फिजिकल क्वांटिटी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अनदर क्वांटिटी, व्हेन वन फिजिकल क्वांटिटी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, देन वी से कि वो क्वांटाइज्ड है। वो क्या है, तो बोर बोलता है कि इलेक्ट्रॉन केवल वहीं घूमेगा जहाँ उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो, क्वांटाइज्ड हो, समझे। सेकंड पोस्टुलेट लिखिए, सेकंड पोस्टुलेट लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन revolves
only in that circular path, only in that circular path where its angular momentum is quantized, where its angular momentum is quantized. Where its angular momentum is quantized. Electron revolve only in that circular path where its angular momentum is quantized. जहाँ इसका angular momentum क्या रहता है? Quantized रहता है. That is angular momentum is, लिखना इसी में ही, that is angular momentum is integral multiple of angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. Angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा. बोलो. तो इलेक्ट्रॉन चाहे जहाँ नहीं घूमेगा, केवल वहीं घूमेगा जहाँ उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? क्वांटाइज रहेगा. और तो दो पोस्टुलेट पढ़े तुमने. पहला पोस्टुलेट क्या पढ़ा? पहला पोस्टुलेट क्या पढ़ा तुमने? mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या? बोलो. ये फर्स्ट इक्वेशन बनकर आई थी. और दूसरी इक्वेशन क्या बनकर आई थी? mvr इज इक्वल्स टू क्या? NH अपॉन 2 पाई. h क्या है यहाँ पर? प्लैंक्स कांस्टेंट. बोलो. अब सेकंड वाली इक्वेशन से मैं v निकालता हूँ. इससे v की वैल्यू निकालो. क्या आई? v की वैल्यू आ गई NH अपॉन 2 पाई mr. बोलो. ये v की वैल्यू निकाल ली. सुनाई नहीं दिया मेरे को. नाउ आई एम गोइंग टू पुट दिस वैल्यू this value of v in equation first. v की वैल्यू को मैं किस में रखने जा रहा हूँ? इक्वेशन फर्स्ट में. तो क्या है ये v की वैल्यू? इस पर रखी तो v की वैल्यू क्या है? NH अपॉन क्या? इज इक्वल्स टू क्या? जेड स्क्वायर. बोलो. m ये क्या है? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर पाई का स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या? जेड स्क्वायर अपॉन क्या? सही है. अभी कुछ कैंसिल हो रहा है. 4 4 एक पाई पाई एक आर आर. बोलो. फिर यहाँ पर एक और बात है. एक m से ये m भी क्या हो जाएगा? हो जाएगा. क्या आया? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई एम आर इज इक्वल्स टू कितना? बोलो. ठीक है.
इससे ज़रा देखो आर की वैल्यू क्या आई, आर को इधर ले जाओ, न्यूमरेटर में है इधर, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन क्या, ये आ गई रेडियस। किसकी रेडियस आ गई है? ऑर्बिट की, जिस में घूम रहा है वो। अरे बोलो ना, है ना भैया। देखो यहाँ से v की वैल्यू निकाली तो ये m और r इसके डिनोमिनेटर में आ गए। इस v की वैल्यू को मैं इस पर रखता हूँ, स्क्वायर था उसका, स्क्वायर खोल लिया, इस 4 से ये 4 गया, इस पाए से ये पाए गया, इस r से ये r गया और इस m से ये m गया, तो बाकी क्या बचा? उधर z बचा, ई स्क्वायर बचा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इधर, z ई स्क्वायर इधर और r उधर, ये आ गया। करिए नोट डाउन। ये रेडियस आई भैया हमारे पास, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारे पास रेडियस आई और इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। आपको मालूम है न्यूक्लियस के अराउंड कितने ऑर्बिट्स होते हैं? कई लोग बोलते हैं 1 ऑर्बिट होता है, कई लोग बोलते हैं 2 होते हैं, कई लोग बोलते हैं 7 होते हैं। हाउ मेनी ऑर्बिट्स आर देयर अराउंड न्यूक्लियस? इनफाइनाइट। कितने ऑर्बिट्स होते हैं? इनफाइनाइट ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। तो nth ऑर्बिट की रेडियस का फार्मूला क्या बनकर आया तुम्हारे सामने, जरा देखो, आराम से समझो भैया, मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ। ये जो 2 पोस्टुलेट तुमने पढ़े हैं ना, आज का पूरा लेक्चर हमारा केवल इन 2 पोस्टुलेट पे निकल जाएगा। आज का पूरा लेक्चर हमारा इन 2 पोस्टुलेट्स पे निकल जाएगा, हम इसके अलावा कुछ और पढ़ ही नहीं पाएंगे अभी। इनमें इतना डिटेल नॉलेज आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये आर एम क्यों लिख दिया मैंने इसको? एस एच आर था, पर ये किसकी रेडियस आ गई है? nth ऑर्बिट की, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, इसे एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर इंटू क्या, एन स्क्वायर अपॉन जेड, इसे रीअरेंज करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ। जरा चेक करो मैंने क्या करा, आराम से देख लो। मैंने कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन किया है सिंपल। एन स्क्वायर को उठा के यहाँ ले गया, एम को उठा, जेड को उठा के यहाँ ले गया। आप इसे देखिए, पाई की वैल्यू कितनी और m क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास जो कि है इतना, E है इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि है इतना, पाई की वैल्यू इतनी, m इलेक्ट्रॉन का मास इतना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी थोड़ी देर पहले तुमको लिखवाई मैंने, 8.854 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12। एच प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू भी थोड़ी देर पहले मैंने बताई आपको। बोलो ठीक है। मल्टीप्लाइड विथ क्या? एन स्क्वायर अपॉन जेड। बोलो, सुनाई नहीं दिया मेरे को? यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये सारे आपने वैल्यूज, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दी, एच की वैल्यू रख दी, पाई की वैल्यू, एम की वैल्यू, ई की वैल्यू इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब जब ये सारी वैल्यूज रख दोगे तुम, ये सारी, तो ये आएगा 0.529 इंटू 10⁻⁻10 एन स्क्वायर अपॉन जेड। और रेडियस हम निकाल रहे हैं nth ऑर्बिट की, और रेडियस अगर आप ध्यान दो तो रेडियस एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर वगैरह वगैरह होती है। तो ये जो अपन ने निकाली है ये काय में आई है? मीटर्स में। तो रेडियस का फार्मूला ये वाला हम डिराइव कर चुके थे। इसमें जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें तो वो रेडियस ये आई समझ में बात? बोलिए, करिए। कर लिया? ये nth ऑर्बिट की रेडियस आई। अब एक और बात तुम जानते होगे कि 10⁻⁻10 मीटर को कहा जाता है 1 एंगस्ट्रॉम। जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, किलोमीटर वगैरह वगैरह तुम्हें पता है ना। वैसे ही एक होता है एंगस्ट्रॉम, डिस्टेंस की यूनिट एंगस्ट्रॉम भी होती है।
और 10⁻⁻10 मीटर बराबर क्या होता है? ठीक है, इसको यूँ समझो कि जब भी कभी तुम्हें एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करना, और मीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना हो तो 10⁻+10। व्हेन यू वांट टू कन्वर्ट एंगस्ट्रॉम इनटू मीटर तो आपको क्या करना है? 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करना, और मीटर को एंगस्ट्रॉम में तो 10⁻+10 से। तो इसे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट किया, 10⁻⁻10 मीटर होता है एंगस्ट्रॉम। कितने एंगस्ट्रॉम? 1 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर nth ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी? ये 0.529 है। अरे बोलो, और 10⁻⁻10 मीटर को एंगस्ट्रॉम बोलोगे? 0.529 कितना? 0.n² z, और इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? सो व्हाट इज दिस? दिस इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। कौन से ऑर्बिट की रेडियस है ये? nth ऑर्बिट की। अंडरस्टूड? ये किसकी रेडियस आई है? nth ऑर्बिट की। ठीक है, z यहाँ पर क्या है? एटॉमिक नंबर। और n यहाँ पर कौन से ऑर्बिट की तुम रेडियस निकाल रहे हो? बोलो। रेडियस का फार्मूला है तुम्हारे पास, रेडियस का फार्मूला क्या आया? 0.529 n²। बोलो ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं हाइड्रोजन के लिए डिराइव करता हूँ। हाइड्रोजन का z कितना? 1 होता है। हाइड्रोजन का z कितना है? 1 है। बोलो, हाइड्रोजन का z 1। अब मैं इसमें फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकालता हूँ। गौर करना, कौन से ऑर्बिट की रेडियस निकालता हूँ? फर्स्ट ऑर्बिट की। तो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी? 0.529 n² अपॉन ये कितना आ गया? ये हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस आई। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस आई। बोलो आई? सुनाई नहीं दिया मुझको? अब हाइड्रोजन के कौन से ऑर्बिट की? सेकेंड ऑर्बिट की। तो सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी? 0.529, n की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 1। बोलो। तो ये हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के, ऐसे ही ये कौन से ऑर्बिट के? सेकंड ऑर्बिट की। ठीक है, उससे पहले मैं चलो बता देता हूँ, रुक जाओ। ये जो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की जो तुमने रेडियस निकाली ना, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की जो तुमने रेडियस निकाली है, इस रेडियस को कहा करते हैं बोर्स रेडियस। कौन सी रेडियस बोलते हैं इसको हम? बोर्स रेडियस। तो क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि बोर्स रेडियस कितनी होती है, तो वो 0.529 एंगस्ट्रॉम है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बोर्स रेडियस? रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस। बोलो, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस को हम बोलते हैं बोर्स रेडियस। ठीक है, कई बार ये पूछ लेते हैं कि बोर्स रेडियस की ऑर्डर क्या है, मतलब किस रेंज में होती है। ऑर्डर का मतलब बताया था ना मैंने कल तुम्हारे को, तो किस रेंज में होती है वो। जैसे न्यूक्लियस की रेडियस की, न्यूक्लियस के साइज़ की ऑर्डर क्या होती है? 10⁻⁻15 से 10⁻⁻14। डेंसिटी की ऑर्डर देखे जाए तो 10⁻14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसी बोर्स रेडियस की ऑर्डर देखें तो बोर्स की रेडियस की ऑर्डर क्या है? एंगस्ट्रॉम में है ना ये, मतलब ये इसकी ऑर्डर कहो। तो ये हाइड्रोजन के कौन से ऑर्बिट की रेडियस आई? फर्स्ट। चलो ऐसे ही सेकंड, थर्ड, फोर्थ वगैरह की निकालो। मैंने फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकाल दी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के तुम लोग निकालो जल्दी से। तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकाली, ऐसे ही कौन से? सेकेंड ऑर्बिट की 0.529 n² अपॉन z एंगस्ट्रॉम।
बोलो, ठीक है। कितना आया ये? 2.116 एंगस्ट्रॉम। बोलो, फिर तीसरा कौन सा ऑर्बिट? थर्ड ऑर्बिट 0.529। कितना आ रहा है? 4. ठीक है, ये थर्ड ऑर्बिट की आई। फिर फोर्थ ऑर्बिट की, एन की जगह 4 प्लेस करोगे, कितना आ रहा है? कितनी आ रही है? 13. अब आप एक काम करिए, ये हो गया। अब आप एक और काम कीजिए, सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस और फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस का डिफरेंस निकालिए। 2.116 माइनस 0.529, बताओ कितना आ रहा है? ये कितना आया जरा बताइए? ये R2 माइनस R1 आया। $1.587। ठीक है, ऐसे ही अब आप एक काम करो, R3 माइनस R2 निकालो। फिर आप R4 माइनस R3 निकालो। फिर आप R5 माइनस R4 निकालो। जरा इनको निकालो सबको। जी, R3 माइनस R2 कितना? R3 माइनस R2 कितना? 645 एंगस्ट्रॉम। बोलो, चलो R4 माइनस R3 बोलो। करेक्ट। R5 माइनस R4 ये आया। अब ये हमने निकाल लिया भाई वैल्यूज। अब इतना तो कोई 8वीं क्लास का बच्चा भी सोच सकता है कि फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कम होगी, सेकंड की ज़्यादा होगी, थर्ड की और ज़्यादा होगी। फर्स्ट ऑर्बिट क्या होगा? फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कम होगी, सेकंड ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी? ज़्यादा होगी। जैसे ये देखो तुम्हारा न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कम होगी, इतना तो हम समझ सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कम होगी। सेकंड ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी? ज़्यादा होगी। फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कम, सेकंड की ज़्यादा, थर्ड की और ज़्यादा, फोर्थ की और ज़्यादा, फिफ्थ की। दिस एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, ये सब समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ जो मेन समझने वाली बात एक और आ रही है, वो ये है कि जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जा रहा हूँ वैसे वैसे ऑर्बिट की रेडियस बढ़ रही है। यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ और ज़्यादा है, यहाँ और ज़्यादा है, वहाँ और ज़्यादा है। यहाँ रेडियस क्या है? यहाँ क्या है? यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ और ज़्यादा है, यहाँ और ज़्यादा है, वहाँ और ज़्यादा है, एंड सो ऑन। ये सब समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और मसले की बात तुम समझना कि पहले दो ऑर्बिट के बीच का जो डिस्टेंस निकाल रहे हो वो 1.587 आ रहा है। पहले दो ऑर्बिट्स के बीच का गैप निकाला, वो कितना आ रहा है? 1. लेकिन दूसरे दो ऑर्बिट के बीच का, अगले दो का गैप ज़्यादा आ रहा है। ये कम था, ये ज़्यादा है, यहाँ और ज़्यादा है। बोलो, यहाँ क्या है? तो न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी? बढ़ेगी। न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी?
और साथ ही में क्या होगा, दो सक्सेसिव ऑर्बिट के बीच का गैप भी क्या होगा, बोलो, ठीक है। लिखिए, ये लिख लीजिए पहले, और फिर सेंटेंस लिखिएगा, ऑन मूविंग अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, ऑन मूविंग अवे फ्रॉम न्यूक्लियस radius of orbits is increased, on moving away from nucleus radius of orbits is increased, and distance between two successive orbits is also increased. On moving away from nucleus radius of orbits is increased, and distance between two successive orbits is also increased. On moving away from nucleus radius of orbits is increased, and distance between two successive orbits is also increased. करिएगा ये। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे ऑर्बिट की रेडियस तो बढ़ी रही है, और साथ साथ में दो सक्सेसिव ऑर्बिट्स के बीच का गैप भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बोलो, सवाल लिखिए। Determine radius of second orbit of helium plus ion. Determine radius of second orbit of helium plus ion. कौन सा ऑर्बिट, हीलियम प्लस आयन का सेकंड ऑर्बिट की रेडियस बतानी है। हाँ, 1. देखो लिसन, कौन सा आयन बोला है तुमसे, हीलियम प्लस आयन। अब हीलियम प्लस आयन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना, 2। देखो हीलियम में क्या होता है समझना पहले तो, हीलियम में क्या होता है, हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 न्यूट्रॉन्स हैं, और उसके चारों ओर 2 क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कौन है, हीलियम है। अब हीलियम प्लस मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैंने क्या कर दिया, निकाल दिया। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, तो ये आए 2 प्रोटॉन्स, ये आए 2 न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर क्या, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये कौन सा आयन हो गया, दैट वाज हीलियम, एंड दिस इज हीलियम प्लस। वो कौन है, और ये कौन है, हीलियम प्लस। बोलो, अब हीलियम प्लस आयन जो है, हीलियम प्लस आयन जो है साहब, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 2 होगा। हीलियम प्लस आयन जो होगा इसका एटॉमिक नंबर 2 होगा। तो इसके सेकंड ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है। तो सेकंड ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी, 0.529 n² अपॉन z एंगस्ट्रॉम। इसको सॉल्व करके देखिए, ठीक, समझ गए, कर ली भाई। z की वैल्यू 2, एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कई लोग बोलेंगे सर इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, हीलियम प्लस में तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 लिखो ना। एटॉमिक नंबर हमने कल क्या देखा था, प्रोटॉनों की संख्या, ना कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बोलो, ठीक, अरे कहो, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलनी है मेरे को, समझ गए। कर लिया। डिटरमाइन रेडियस ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम 2+ आयन। डिटरमाइन रेडियस ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम 2+ आयन। radius of second orbit of radius of second excited state of
लिथियम 2+ आयन। अब मैं तुम्हारे को एक्साइटेड स्टेट का मतलब बता दूं, सुनना। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होगा? ये रहा लिथियम, ये लिथियम का न्यूक्लियस है, जिसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स होते हैं और 4 न्यूट्रॉन्स होते हैं, है ना भैया? ये लिथियम है। आपको मालूम होगा इतना तो शायद कि लिथियम के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ एक, ये कौन है? लिथियम है। सुनाई नहीं दिया मुझको? ये लिथियम है। अब लिथियम 2+ का मतलब क्या? लिथियम 2+, तो लिथियम 2+ में कहानी क्या होगी? अब एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स तुमने क्या कर दिए? इट वाज लिथियम एटम। ये कौन था तुम्हारे पास? ये लिथियम एटम था। और वो कौन है? वो लिथियम एटम है। और ये कौन है? लिथियम 2+ आयन। यू हैव रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन ये निकाला, एक इलेक्ट्रॉन ये निकाला, तो ये बन गया। अब इलेक्ट्रॉन नॉर्मली जिस ऑर्बिट में घूमता है ना, नॉर्मली वो कहलाती है ग्राउंड स्टेट। समझ लेना, एक एक टर्म का सिग्निफिकेंस समझाता हूं मैं तुम्हारे को। इलेक्ट्रॉन नॉर्मली जिस ऑर्बिट में घूमता है सुमित, उसे क्या बोलते हो? क्या बोलते हो उसे? केपीएस, ग्राउंड स्टेट। ठीक है। उसके बाद की जितनी भी स्टेट्स होती हैं वो सारी कहलाती है एक्साइटेड स्टेट। जैसे ये है, अब ये जो नॉर्मल स्टेट है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन किसमें? एक ही इलेक्ट्रॉन बचा अब यहाँ पर, तो वो किसमें घूमेगा? फर्स्ट ऑर्बिट में। भाई इट हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सो इन विच ऑर्बिट इट विल रिवॉल्व? फर्स्ट ऑर्बिट। ये ग्राउंड स्टेट होगी। इसके बाद की जो स्टेट होगी ये क्या कहलाएगी? सुनना, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमेगा वो स्टेट कौन सी स्टेट कहलाती है? मुझे सुनाई नहीं दिया। ये कौन सी स्टेट कहलाएगी? फर्स्ट एक्साइटेड। ये कौन सी कहलाएगी? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। समझ रहे हो मेरी बात को? नॉर्मली इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घुमा करता है उसे बोलते होते हैं ग्राउंड स्टेट। उसके बाद की जितने भी होती है वो सारी कौन सी कहलाती हैं? एक्साइटेड स्टेट। सो दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दिस इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। अब आप देख लो, ग्राउंड स्टेट जो आ रही है वो फर्स्ट ऑर्बिट आ रहा है, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सा ऑर्बिट आ रहा है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सा ऑर्बिट है? सेकंड ऑर्बिट है। बोलो ना, सेकंड एक्साइटेड स्टेट कौन सा ऑर्बिट है? अंडरस्टूड? दिस इज ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट ऑर्बिट। ये कौन सा ऑर्बिट है? ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट। कौन सा? अब तुमसे कौन से ऑर्बिट की रेडियस पूछी है? मतलब कौन से ऑर्बिट की? बहुत बढ़िया, समझ रहे हो? एक एक टर्मिनोलॉजी, क्योंकि अपने को कई बार क्या होता है, अपने प्रॉब्लम सॉल्व इसीलिए नहीं हो पाती क्योंकि अपने पास में टर्मिनोलॉजी की थ्योरी अपने पास में या उसका नॉलेज पूरा नहीं होता। अंडरस्टूड? करिए अब। जी, तो आपको क्या आ जाएगा? ये कौन सा ऑर्बिट की रेडियस आ गई? सेकंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब थर्ड ऑर्बिट की। बोलो, कर लिया होगा? ठीक। अब जो रेडियस का फार्मूला अभी तुमने डिराइव किया, इसे तुम सेकंड वाली इक्वेशन में रखो। सेकंड वाली इक्वेशन क्या है? mvr इज इक्वल टू क्या? nh/2π। ये m है। वेलोसिटी, मैं वेलोसिटी निकालना जा रहा हूँ, ε0 n² h²। देखो ये इक्वेशन थी कौन सी वाली? सेकंड वाली थी। मैंने सेकंड इक्वेशन पिक करी, और सेकंड इक्वेशन पिक करने के बाद यहाँ रेडियस की वैल्यू रखी। क्या है? ε0 n² h² अपॉन πm z² इज इक्वल टू कितना? nh अपॉन कितना? 2π। बोलो, यहाँ nh
और NH क्या हो गए? NH से NH कैंसल, हाँ जी, एक M से M भी क्या हो गया? कैंसल, और पाई से पाई क्या हो गया? कैंसल। और कुछ कैंसल हो रहा है? नहीं, नहीं हो रहा ना। तो यहाँ से क्या आया ये? एप्सिलॉन नॉट NH V अपॉन Z स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? तो इससे वेलोसिटी यानी कि स्पीड क्या आ गई? Z स्क्वायर अपॉन क्या? बोलिए, ये आ गई? हाँ जी। तो ये तुम्हारे पास क्या आया? दिस इज स्पीड और वेलोसिटी। वेलोसिटी के ही मैग्नीट्यूड को हम स्पीड बोला करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की क्या निकाली मैंने? वेलोसिटी। तो Vn की वैल्यू क्या आ गई? Z स्क्वायर अपॉन क्या? दिस इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच ऑर्बिट? nth ऑर्बिट। करिए, ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन आया कौन से ऑर्बिट में? इसे ऐसा लिख सकता हूं मैं? ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? गौर करिएगा। Vn E की वैल्यू, चलो ये 2, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी? H की वैल्यू कितनी? बोलो। E इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? मल्टीप्लाइड विथ कितना? बोलो ये है। इसको जब सिंप्लीफाई कर लोगे तुम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दिया, 2 रख दिया, एप्सिलॉन नॉट रख दिया, H रख दिया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। स्पीड का फार्मूला क्या होता है? स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। क्या होती है इसकी यूनिट? तो ये nth ऑर्बिट में क्या आ गई? इलेक्ट्रॉन की स्पीड आ गई। बोला आ गई? करो। कर लिया? तो nth ऑर्बिट में स्पीड का फार्मूला क्या आया? आया ये? हाँ, ये फार्मूला आया हमारे पास। 2.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁶ Z अपॉन N मीटर पर सेकेंड। इसे ना हम ऐसा भी लिखते हैं, C अपॉन 137 Z अपॉन N। यहाँ पर C क्या है? C है स्पीड ऑफ लाइट। किसकी स्पीड? वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है? वो होती है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अरे होती है या नहीं? 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है लाइट की स्पीड। इसको जब तुम 3 × 10⁸ को 137 से डिवाइड करोगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ को किससे डिवाइड करोगे? 137 से। तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें यही मिलेगा। आई बात समझ में?
जब तुम 3 × 10⁸ को 137 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली दिस। समझ गए? तो लाइट की स्पीड का एक फार्मूला तुम्हारे पास में ये था ही सही। ये एक और तरीके से इसको लिखा जा सकता है। समझ में आई बात या नहीं आई? आगे की बात सुनो। ये बात समझ में आई ना भैया सभी को? अब अपन एक काम करते हैं, इसमें हाइड्रोजन के अलग अलग ऑर्बिट में स्पीड निकालते हैं। जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जड़ कितना होता है बोलो? तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी? फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n कितना पुट करोगे? कितना आएगा? ये हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस आई, सॉरी स्पीड आई। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड आई। ऐसे ही सेकंड में निकालो, ऐसे ही थर्ड में निकालो, फोर्थ में निकालो, करो। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में स्पीड निकाली, फिर सेकंड में, करेक्ट, फिर थर्ड में, ऐसे तुम निकालते जा रहे हो। तुम क्या पा रहे हो? जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे वैसे वैसे स्पीड क्या हो रही है? हाँ, कम हो रही है। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन तेजी से घूम रहा है, सेकंड ऑर्बिट में थोड़ा सा धीमा घूम रहा है, थर्ड ऑर्बिट में और धीमा घूम रहा है। बोलो, लिख लो। Therefore, on moving away from nucleus, speed of electron is decreased. Speed of electron is decreased. जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, न्यूक्लियस से दूर जाने पर इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये हमने स्पीड निकाली। अब हम क्या निकाल रहे हैं? nth ऑर्बिट में हमने स्पीड निकाल दी। अब हम nth ऑर्बिट में क्या निकाल रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी? लिसन, काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती है? हाफ mv²। बोलो, होती है ये m/2 और v की वैल्यू कितनी? Z²/2ε0NH। बोलो, ये कुछ आया, ये क्या हो जाएगा? m/2 इंटू कितना? Z²e⁴। बोलो, mZ²e⁴/8। ये क्या है? nth ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी आई। अरे बोलो, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ये nth ऑर्बिट में क्या आई? काइनेटिक एनर्जी। बोलो, अब तुम यहाँ me⁴/8ε0² इंटू क्या लिख सकते हो इसको? Z²/n² लिख सकते हैं। m
देखो यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, हर बार तुम एक बात पाओगे कि जो जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू फीड कर देता हूँ और जो जो वेरिएबल है उनको छोड़ देता हूँ। अभी मैंने क्या बोला वो मयंक बताएगा आपको। बताओ मयंक मैंने क्या बोला? इसे लैक ऑफ अटेंशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन बोलते हैं, जो तुम में बहुत बार होता है। ठीक है, मैं यहाँ खड़े खड़े ना फेस रीड करता रहता हूँ, बहुत अच्छे से रीड करता हूँ मैं। हम पढ़ते पढ़ते गुम हो जाते हैं, कहाँ पहुँच पढ़ते हैं। आप हर बार देख लो, मैंने हर बार कांस्टेंट की वैल्यू रखी है। जेड अलग अलग होगा, अलग अलग आइटम का, एन अलग अलग होगा, लेकिन एम इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है, एच फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट फिक्स है, एच को फिक्स है 8। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी? एच प्लैंक कांस्टेंट कितना है वो भी फिक्स है। एम इलेक्ट्रॉन का मास और ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो भी क्या है? बोलो, इंटू जेड स्क्वायर अपॉन क्या? एन स्क्वायर। बोलो, जो जो कांस्टेंट थे सबकी वैल्यू फीड करी, रख दी। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तुम तो ये कितना मिलता है? ये तुम्हें मिलता है 13.6 इंटू 1.6। मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, पर मैंने जानबूझ के नहीं करा। इंटू 10⁻⁻19 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है? तो ये क्या आ गई तुम्हारे पास में? nth ऑर्बिट में क्या? काइनेटिक एनर्जी। ये क्या आ गई nth ऑर्बिट में? कर लीजिए जी, हो गया। ये क्या आया तुम्हारे पास? अब मैं तुम्हारे को लगे हाथों एक और बात बताता हूँ। तुमको एनर्जी की यूनिट पता है? जूल होती है। जानते हो एनर्जी की यूनिट क्या होती है? तुम्हारे को लगे हाथों एक और बात बता दूँ, एनर्जी की यूनिट जूल होती है। शायद तुमने अर्ग भी सुनी होगी, 9th क्लास में अर्ग भी इसकी यूनिट सुनी होगी। तुमने सुनी थी? नहीं सुनी तो मैंने सुना दी अभी तुम्हारे को। अर्ग भी एनर्जी की यूनिट होती है। मोस्ट पॉपुलर जूल है, दूसरी पॉपुलर अर्ग है, लेकिन यहाँ एनर्जी की एक और यूनिट बता रहा हूँ, अथवा ध्यान दे लेना। एनर्जी की एक और यूनिट बता रहा हूँ, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 जूल। इसे हम बोलते होते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं? ये एनर्जी की एक और पॉपुलर यूनिट है जो भर भर के यूज़ में आती है मॉडर्न फिजिक्स में। क्वांटम फिजिक्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी की यूनिट जो पढ़ी जाती है वो कौन सी पढ़ी जाती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल को तुम क्या बोलते हो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? ठीक है, कर लिया? तो ये कौन सी एनर्जी निकाली तुमने? काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ एक और एनर्जी आ रही है, सुनना मेरी बात। अभी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, अभी हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी पॉसेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते होते हैं हम लोग? काइनेटिक एनर्जी। ऐसी पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन, ओरिएंटेशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते होते हैं हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी बोलते होते हैं। अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना वो अलग अलग तरह की होती है। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी MgH, जैसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूँ मैं किसकी? इलेक्ट्रॉन की। कौन से ऑर्बिट में? nth ऑर्बिट में। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला समझ लो। कोई दो चार्जेस, एक चार्ज कौन सा है और दूसरा चार्ज कौन सा है?
और दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को काय से रिप्रेजेंट करते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। थोड़ी देर पहले तुमने ऐसा ही फार्मूला देखा था, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर था, तो फोर्स था वो, R स्क्वायर था तो क्या था, यहाँ फोर्स नहीं है, यहाँ R है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है ये, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। सुनो, ये पोटेंशियल एनर्जी है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना, ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है तुम्हारे पास। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या प्रत्युष है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अब जैसे इधर देखो, तो यहाँ तुम्हारे पास में न्यूक्लियस है जिसका चार्ज Zi है, उसके चारों ओर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, कितनी डिस्टेंस पर, Rn पर। बोलो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, Q1 कितना और Q2 कितना, अपॉन डिस्टेंस दोनों के बीच की Rn है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 कितना, Q2 कितना, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, Rn। बोलो, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया माइनस Zi स्क्वायर। Rn का फार्मूला क्या था, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m Zi स्क्वायर। बोलो, अब जरा तुम इसको ध्यान दो, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये माइनस साइन है आगे, इधर यहाँ पर एक पाई से पाई क्या हो गया, हुआ कि नहीं, और फिर ये m जड़ ई स्क्वायर ऊपर चला गया, तो माइनस साइन है, ये m ऑलरेडी जड़ था, ये भी जड़ है, क्या हो गया, वो ई स्क्वायर था, ये भी ई स्क्वायर अपॉन क्या, 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। बोलो, तो ये तुम्हारे पास क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, कौन से ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी आई। बोलिए, ये nth ऑर्बिट में क्या आ गई, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। बोलो, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आई। बोलो, जब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में सारे पोटेंशियल एनर्जी क्या आई तुम्हारे पास, उसको क्या लिख सकते हो, माइनस m Z स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर इंटू कितना, एक मिनट, माइनस m जो फार्मूला तुम्हारे पास आया है उसे m e की पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर इंटू क्या लिख सकता हूँ मैं, बोलो लिख सकता हूँ या नहीं। जब इन सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू फीड कर दोगे, क्या क्या कांस्टेंट है, 4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी, बोलो, h प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी, m इलेक्ट्रॉन का मास कितना, और e इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना। बोलो ठीक है, इनटू कितना, हाँ जी, सबकी वैल्यूज रख दोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ये nth ऑर्बिट में क्या आ गई, ठीक है, करिए।
तो ये क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अरे बोलो। अब हम बात करेंगे उसकी मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? उसको सिंपली शॉर्ट में हम केवल एनर्जी भी बोल देते हैं। मैकेनिकल एनर्जी बोलो या एनर्जी, ठीक है। सो नाउ वी आर डिटरमाइनिंग मैकेनिकल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कौन से ऑर्बिट? nth ऑर्बिट। तो मैकेनिकल एनर्जी कैसे निकलेगी? मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कितनी? m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन क्या? 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर माइनस m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन क्या? 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। बोलो। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यही देखा था ना अभी थोड़ी देर पहले तुमने? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यही देखा था ना तुमने? अब इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकालो। क्या आया? m दोनों में चेक करो, जेड स्क्वायर दोनों में, ई की पावर 4 दोनों में। m दोनों में है या नहीं है? जेड स्क्वायर दोनों में है या नहीं है? ई की पावर 4 दोनों में है या नहीं है? यहाँ 8 था, यहाँ 4 था, तो क्या कॉमन आया? एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर दोनों में कॉमन है या नहीं है? n स्क्वायर दोनों में है या नहीं है? h स्क्वायर दोनों में है या नहीं है? यहाँ से 4 में से 8 में से 4 गया तो यहाँ बचेगा 2। 4 2 8 या नहीं? -1। चेक करो मैंने सही करा है या नहीं भाई। जो जो दोनों में कॉमन था वो निकाल दिया। m दोनों में है, जेड स्क्वायर दोनों में, ई की पावर 4 दोनों में है, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर दोनों में है, n स्क्वायर दोनों में है, h स्क्वायर दोनों में। यहाँ से 4 और ये, तो यहाँ 1/2 बचेगा। और हाफ में से 1 जाते तो कितना बचता है? हाफ में से 1 जाते हैं तो क्या बचता है? -1/2 बचता है या नहीं? तो इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है? -1/2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रही है nth ऑर्बिट में। क्या आ रही है ये? -m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। व्हाट इज दिस? मैकेनिकल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nवें कोश में इलेक्ट्रॉन की मैकेनिकल एनर्जी आ गई। आ गई? बोलो। अब ये nth ऑर्बिट में मैकेनिकल एनर्जी आई, इसको मैं सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू फीड कर दो। माइनस क्या? m कांस्टेंट है, e की पावर 4 कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन होता है? z और n। बोलो ना। रखो सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू। 8 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी? h की वैल्यू कितनी? ये m इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जब सबकी वैल्यूज रख दोगे तो ये तुम्हारे पास में क्या आ गया? ये आ गई इलेक्ट्रॉन की क्या? कौन से ऑर्बिट में? तो ये अभी हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली। काइनेटिक एनर्जी निकाली हमने भैया। पहले किसका फार्मूला डिराइव किया? पहले हमने काइनेटिक एनर्जी का। फिर किसका डिराइव किया? जब मैंने पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला डिराइव किया तो यहाँ एक बात दिमाग में आती है कि सर आपने बोला पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये है, लगाया आपने, तो पहला चार्ज अंदर न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव था इसलिए आपने उसको पॉजिटिव लिख दिया, और दूसरा ये वाला जो चार्ज है वो नेगेटिव था इसलिए आपने उसको नेगेटिव लिख दिया। सर समझ में आया मेरे को इसको नेगेटिव क्यों लिखा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है और न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव है। बोले सर मेरे को बिल्कुल समझ में आया, पर सर मेरे को एक बात बताओ, अगर ऐसी ही बात थी तो जब फोर्स का फार्मूला लिखने के लिए गए तब तो आपने, जब फोर्स का फार्मूला लिखने के लिए गए तब तो आपने क्या करा?
इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव नहीं लिखा, तब तो आपने क्या लिखा, पॉजिटिव करके लिखा उससे। किया कि नहीं किया आपने? यहाँ आपने पॉजिटिव करके लिखा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में आपने उसको नेगेटिव करके लिखा। ऐसा क्यों भाई? इलेक्ट्रॉन यहाँ भी तो नेगेटिव था, अगर वहाँ नेगेटिव तो यहाँ भी नेगेटिव है कि नहीं है? कि यहाँ पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था। मसले की बात यह प्रियवंश यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम फोर्स निकाल रहे हैं, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में माइनस प्लस मायने नहीं रखता, डायरेक्शन मायने रखती है। हेयर वी आर फाइंडिंग फोर्स, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें माइनस प्लस मायने नहीं रखेगा, उसमें क्या मायने रखेगा? डायरेक्शन। बट व्हेन इट कम्स टू पोटेंशियल एनर्जी, तो एनर्जी जो है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी में क्या है? माइनस प्लस मैटर करता है। क्या मैटर करता है? इसीलिए यहाँ पे माइनस लिखा। आई बात समझ में? तो ये, और अपॉन में आर स्क्वायर कर देते तो फोर्स हो जाता है, और अपॉन में आ रहा तो पोटेंशियल एनर्जी। बोलो, तो यहाँ माइनस प्लस मैटर करेगा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? स्केलर क्वांटिटी निकाल रहे हैं। ठीक, तो ये पोटेंशियल एनर्जी थी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इन दोनों का सम कर दिया तो मेरे पास में कौन सी एनर्जी आ गई? मैकेनिकल एनर्जी आ गई। बोलो, अंडरस्टूड?